नमस्कार दोस्तों, मैं कनिका बंसल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने स्टोरी पॉडकास्ट कुछ तो बात है के नए एपिसोड में। हमारी आज की कहानी का नाम है द गेस्ट हाउस और इसे लिखा है शैलभ बंसल ने। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है और आप इसे काल्पनिक समझें तो ही आपके लिए बेहतर है। तो आइए अब चलते हैं अपनी कहानी द गेस्ट हाउस के सफर पे। छुट्टियों में घूमने जाने का मजा ही कुछ और होता है। वो जाने की प्लानिंग, वो पैकिंग, वो शॉपिंग। हम कुछ दिनों के लिए ये सारी चीजें लाइफ में एक एक्साइटमेंट ले आती हैं। इस बार उसी एक्साइटमेंट से हमने अगले हफ्ते अपने कज़न के साथ बाय रोड मसूरी जाने का प्लान बनाया। आइए मिलवाता हूँ अपनी फैमिली से। मैं यानी अमित, मेरी वाइफ कृति जो एक कॉरपोरेट हाउस में मार्केटिंग की जॉब करती है, और मेरे दो प्यारे बच्चे ईशा और ईशांत 3rd और 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। मेरा कज़न अभिषेक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के काम में मेरा पार्टनर है और उसकी वाइफ राधा वैसे तो होम मेकर है, पर आज के ऑनलाइन ज़माने में उसने अपनी कुकिंग हॉबी को अपना प्रोफेशन भी बना लिया है। राधा कुकिंग शो के नाम से उसका यूट्यूब पे चैनल है। अक्सर हम लोग हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं का प्रोग्राम बना ही लेते थे और इस बार बारी आई मसूरी की। फ्राइडे की सुबह हम 9 बजे अपनी कार लेके दिल्ली से अपने मंजिल की ओर चल दिए। सर्दियों में हिल स्टेशंस जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मज़े से गाने सुनते सुनते रास्ते में चिप्स, सैंडविचेस का मज़ा लेते हुए हम गूगल मैप को फॉलो करते करते देहरादून क्रॉस कर गए। शायद आगे कुछ लैंडस्लाइड हो गया था, जिसकी वजह से गूगल मैप ने हमें दूसरा रास्ता दिखा दिया। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस नए रास्ते से उल्टा हम आधे घंटे पहले पहुंच रहे थे। मेरे हिसाब से तो हमें मैक्सिमम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, पर यह मैप पता नहीं क्यों बार बार रूट चेंज किए जा रहा था। कृति, राधा और बच्चे अब परेशान हो रहे थे, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। थक हार के किसी राहगीर से पूछा, अरे भाई मसूरी जाना है? तो वो भाई साहब, जिन्होंने एक बोरी जैसी शॉल लपेट रखी थी, हाथ ऐसे जैसे कितने दिनों से नहाया ना हो, पहाड़ी टोपी पहने बीड़ी सुलगाते हुए बोले, ये कहाँ आ गए बाऊजी? ये तो पुरिया गांव है। मसूरी तो पल्ली तरफ दूसरी पहाड़ी पर है। कम से कम 3 घंटे लगेंगे आपको यहाँ से मसूरी पहुँचने में। मैंने अभिषेक को देखा और अभिषेक ने अपनी बीवी राधा को। 3 घंटे? ना ना ना, 3 घंटे तो अब हम नहीं बैठ सकते गाड़ी में। यहीं कहीं आसपास कोई होटल या रिजॉर्ट देख लो, राधा ने कहा। राहगीर से पूछा होटल के बारे में, तो बोला, भाई जी यहाँ कहाँ होटल? हाँ, थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो एक गेस्ट हाउस मिल जाएगा। आपकी आज रात तो निकल ही जाएगी, पर जरा ध्यान से जाइएगा। ये कह के वो आगे चल दिया। मैंने पूछा, अरे अरे भाई, ध्यान से जाइएगा से क्या मतलब है? पर उसने जैसे हमारी बात अनसुनी कर दी और चलता रहा। खैर, अब बस किसी तरह से उस गेस्ट हाउस पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए उसके ध्यान से जाइएगा वाली बात इग्नोर कर दी। काश ना की होती। वो कहकर तो चला गया, बस नीचे उतर के गेस्ट हाउस है, पर जैसे ही हमने गाड़ी लेफ्ट की तरफ ली तो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। पहाड़ों ने सड़क को ऐसे घेर रखा था
जैसे हम किसी सुरंग में जा रहे हों। जो बहती नदी की आवाज़ दिन में सुकून देती है, वही इस अंधेरी रात में दिल में हौला कर रही थी। हवा में इतना सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज़ भी क्लियरली सुनाई दे रही थी। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अगर गाड़ी खराब हो गई तो, आगे रास्ता बंद हुआ तो, और ये फ़ोन की बैटरी भी। तभी राधा ने अपनी तरफ की खिड़की बंद करते हुए कहा, भैया मुझे तो डर लग रहा है, कोई जानवर वानवर आ गया तो। पर हम सब जानते थे कि उसे किसी जानवर से नहीं, भूत से डर लगता है। मैंने भी उसको डराते हुए बोला, अरे राधा देख 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 देख, आगे आगे एक सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल खड़ी है। और ये कह के राधा के अलावा बाकी सब हंस पड़े। मैंने कहा, अरे राधा, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। उस रात से पहले मेरी भी यही सोच थी। अरे अमित, ये देख देख, राइट साइड पे एक गेस्ट हाउस का बोर्ड लगा हुआ है। गाड़ी यहीं साइड पे लगा, मैं देख के आता हूँ। ये कह के अभिषेक सबसे पहले गाड़ी से उतर के गेस्ट हाउस के अंदर चला गया। मैं भी गाड़ी साइड लगाकर सामान गाड़ी में ही छोड़कर सबको अंदर लेकर चला आया। उस रात शायद अमावस्या की रात रही होगी, तभी सड़क पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। गेस्ट हाउस के अंदर गए तो वहाँ एक छोटे से कमरे में बस 2 मोमबत्ती जल रही थी। एक पुरानी लकड़ी की टेबल और एक टूटी सी प्लास्टिक कुर्सी के सामने अभिषेक आवाज लगा रहा था, अरे भाई कोई है क्या, कोई है यहाँ। एक दरवाजा था जो थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अभिषेक से कहा, जरा दरवाजे को खटखटाकर तो देख। अभिषेक ने दरवाजा खटखटाया पर कोई नहीं आया। मैंने कहा, रुक, अंदर जाके देखता हूं। और आगे आके मैंने दरवाजा खोला तो वहां बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। मैं तो आगे नहीं गया और सबसे बोला, शायद ये वो गेस्ट हाउस नहीं है, चलो आओ गाड़ी में बैठो, चलो आगे चलकर देखते हैं। हम वापस जा ही रहे थे, अचानक पीछे से आवाज आई, बोलिए बाऊजी, क्या चाहिए। मैंने मुड़कर देखा तो एक 13-14 साल का लड़का फटा हुआ सा कंबल ओढ़े खड़ा हुआ था। मैंने कहा, बेटा हमें आज रात के लिए 2 रूम्स चाहिए, अपने पापा को ज़रा बुला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो बोला, पापा मम्मी तो सो चुके हैं, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ, पर हाँ 500 रुपये लगेंगे। उसने वहीं रखी एक मोमबत्ती उठाई और उसी दरवाजे से हमें अंदर ले गया। गाड़ी से ज़रूरी सामान निकाल के मैं कृति और बच्चों को और अभिषेक राधा को लेकर उसके पीछे पीछे हो लिए। मैंने पूछा, अरे बेटा यहाँ लाइट नहीं है क्या। बच्चा बोला, बाऊजी ये कोई आपका शहर थोड़ी ना है कि 24 घंटे बत्ती रहेगी। यहाँ तो बत्ती अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है, हो सकता है थोड़ी देर में आ ही जाए। हमें तो किसी भी तरह से यहाँ रात निकालनी थी। मैंने पूछा, बेटा यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। बच्चा बोला, मैगी उबाल के ला सकता हूँ अगर कहो तो। मैंने सोचा चलो शुक्र है कुछ तो खाने के लिए मिला। 5 मिनट में वो बच्चा मैगी ले आया। सबने सोचा इतनी जल्दी कैसे ले आया। मैं भी हैरान था, पर क्या कहूँ, उस दिन तो सारी बातें ही हैरान करने वाली हो रही थी। बच्चे को मैंने 500 रुपये का नोट देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद किया। जाते जाते वो बोला, बाऊजी खिड़की दरवाजे बंद करके ध्यान से सोइएगा।
जैसा कि मैंने बताया कि मुझे भूत प्रेत से कोई डर नहीं लगता, पर उस जगह में कुछ तो नेगेटिव वाइब्स थी। कुछ तो ऐसा था जो ना होते हुए भी महसूस हो रहा था। लेकिन रात तो निकालनी ही थी, तो अभिषेक और राधा अपने रूम में कैंडल लेकर चले गए और मैं कृति बच्चों को लेकर उसी रूम में लेट गया। अभी आंख लगी ही थी कि दरवाजे पर खटखट हुई। कृति और बच्चे सो गए थे, तो मैंने धीमी आवाज में पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, भाई मैं अभिषेक। मैंने उठ के दरवाजा खोला तो अभिषेक बोला, भाई सुट्टा ना जरा गाड़ी में रह गया, चलना लेके आते हैं, बिना पिए नींद नहीं आएगी। मैंने कहा, अरे यार तेरी सुट्टे की तलब भी अजीब है, कभी भी उठ जाती है, रुक जरा शॉल तो लेने दे। चप्पल पहनकर और शॉल लपेटकर मैं अभिषेक के साथ गाड़ी से सुट्टा लेने चला गया। लाइट ना होने की वजह से मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हुई थी और कैंडल्स जलाने के लिए कोई लाइटर भी नहीं था। उसी अंधेरे रास्ते से दरवाजे को पार करके हम अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। अजीब सा सन्नाटा, जैसे आसपास के पहाड़ सांस ले रहे हों। दूर से जुगनुओं की आवाज भी आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो दूर कोई पत्थर खिसक रहा हो। अभिषेक ने गाड़ी से अपनी सिगरेट की डब्बी और लाइटर निकाला और वहीं एक सिगरेट निकालकर फूंकने लगा। अभी उसकी सिगरेट आधी भी नहीं जली थी कि अचानक मेरी कमर पर एक हाथ आया। तुम? क्या हुआ? तुम सोए नहीं? इतनी रात को क्या कर रहे हो? वो बच्चा बड़ी मासूमियत से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, खिड़की दरवाजे बंद रखिएगा, ध्यान से सोइएगा। अभिषेक हंसते हुए बोला, अरे बेटा अभी हम सोए ही कहाँ हैं। वो लड़का हंसते हंसते भागते हुए वहां से चला गया। मुझे एकदम याद आया कि हम तो अपने कमरों का दरवाजा खुला छोड़ के आ गए हैं। कृति, राधा और दोनों बच्चे तो अकेले ही सो रहे हैं। अभिषेक भी घबरा गया और अपनी सिगरेट फेंककर मेरे साथ तेज रफ्तार से कमरों की ओर चल दिया। अभिषेक ने अपनी सिगरेट का लाइटर जलाया, पर अंधेरा इतना था कि कमरे तक जाने के लिए हमें दीवारों को हाथ लगा लगाकर अनुमान लगाना पड़ रहा था। बार बार मुझे उस बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी, जो कह रही थी कि जैसा वो चाहता था वैसा ही हो गया। किसी तरह हम उस छोटे से कमरे तक पहुंचे तो देखा जो दरवाजा खुला रहता था वो बंद पड़ा है। मैंने धक्का मारा, फिर भी नहीं खुला। अभिषेक, जरा तू देख, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा यार? ये कह के मैं जैसे ही पीछे आया तो ऐसा लगा कोई मेरे पीछे खड़ा सांसें ले रहा हो। अभिषेक से लाइटर लेके मैंने जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो तुम तो वही हो ना जिसने हमें गेस्ट हाउस के बारे में बताया था? तुम इस वक्त यहाँ कैसे? उसने मेरे जलते हुए लाइटर से अपनी बीड़ी सुलगाई और एक कश लेता हुआ बोला, मैंने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी बाबूजी, ध्यान से जाइएगा। अरे हाँ दी थी, पर तुम हो कौन भाई? और ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो बच्चा कहाँ है? ये दरवाजा खुलवाओ, मेरे बीवी बच्चे अकेले हैं अंदर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभिषेक ने मुझसे कहा, भाई रुक, तीनों मिलकर धक्का मारते हैं, दरवाजा खुल जाएगा। मैं उस राहगीर से मदद के लिए बोलने को जैसे ही मुड़ा तो देखा वो फिर गायब। अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़ा
और हमने कंधे से कंधा मिला के दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा एक बार में खुल गया। मैं अपनी रफ्तार बढ़ाता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था और अभिषेक मेरे पीछे आ रहा था। कमरे में पहुंचकर मेरी जान में जान आई। कृति और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। भगवान का शुक्र है। सोचा यहाँ कुछ ठीक नहीं है, अभी निकल लेते हैं यहाँ से। पर अचानक से अभिषेक की आवाज आई, अमित, अमित, अमित। वो अंधेरे में अपने होशो हवास खो के भागा भागा मेरे कमरे में आया। भाई राधा कमरे में नहीं है। भाई खिड़की भी बंद है, बाथरूम में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। इतने में कृति की नींद खुल गई। बोली, राधा नहीं है मतलब? कहाँ गई वो? मैंने कहा, कृति तुम बच्चों को लेके इसी कमरे में सारे दरवाजे और खिड़की लॉक करके बैठो। हम अभी राधा को ढूंढ के आते हैं, बाकी बात तुम्हें आके बताता हूं। बस खिड़की दरवाजे बंद रखना प्लीज। अभिषेक ने अपने कमरे से कैंडल उठाई और अपने लाइटर से चलाकर मेरे साथ फिर बाहर की तरफ चल दिया। राधा, 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 राधा अब नहीं आएगी, अब वो मेरे साथ खेलेगी। ये कह के वो बच्चा फिर हंसते हंसते भागा। उस बच्चे को पकड़ने के लिए हम दोनों भी उसके पीछे भागे और पीछा करते करते हम उसके पास पहुंचे तो देखा वो बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा था। जो 500 रुपए का नोट मैंने उसे दिया था, उसकी कागज की नाव बना रहा था। राधा, चल खेलते हैं, चल ना, अब हम रोज खेल सकते हैं। राधा, चल आजा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों ने बच्चे की तरफ कदम बढ़ाए। उसके पास पहुंचे तो वो गायब। पेड़ के पीछे उसे ढूंढने जैसे ही गए तो राधा! अभिषेक वहीं बेहोश हो गया। राधा की लाश पेड़ पे झूल रही थी। अभिषेक उठ भाई, उठ, देख यहां से भागना होगा भाई, उठ। बड़ी मुश्किल से उसे अपने कंधे का सहारा देके मैंने उठाया और सीधा गाड़ी में जाके लिटा दिया। उसी अंधेरे में मैं कृति और बच्चों को लेने भागा। कृति चल, हमें इसी वक्त निकलना है यहाँ से। कृति चल, तुम ईशा को गोदी में लो और मैं ईशान को लेता हूँ। जल्दी करो, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। कृति कुछ भी पूछती इससे पहले मैंने उसका हाथ पकड़ा और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। जितनी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा था उतनी ही तेजी से लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब बस मुझे किसी भी तरह कृति और बच्चों को लेके गाड़ी तक पहुंचना है। मुझे ईशा और ईशान के साथ भी खेलना है। मुझे ईशा और ईशान के साथ भी खेलना है। मुझे ईशा और ईशान के साथ भी खेलना है। रोते रोते वो बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं बस भागता जा रहा था और वो मेरा पीछा करता जा रहा था। आखिर मैं गाड़ी तक पहुंच ही गया। बच्चों को पीछे अभिषेक के साथ सीट पर बिठाया और कृति मेरे साथ आगे, और मैंने गाड़ी भगाई। वो आवाज मेरा अभी भी पीछा कर रही थी। मुझे और राधा को ईशा ईशान के साथ खेलना है। पर मैं बस गाड़ी भगाता जा रहा था। अभिषेक बेचारा पीछे बेहोश पड़ा था। मैं जानता हूं कि राधा को वहां ऐसे छोड़कर आना, इस बात को मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, पर उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अगली सुबह कृति और बच्चों को मसूरी के रिजॉर्ट में छोड़ के मैं और अभिषेक वापस उस गेस्ट हाउस पहुंचे। पर अब वहां कोई नहीं था, ना राधा की लाश, ना वो बच्चा। राधा की मौत एक रहस्यमयी मौत बनकर रह गई। वो रहस्य जो आज तक किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आज की कहानी में कुछ सच था या नहीं,
कोई रहस्य था कि नहीं, ये तो आपके अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको कहानी सुनाना। अगर आप भी मेरे द्वारा अपनी लिखी गई कोई कहानी बताना चाहते हैं तो मुझे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करें। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं कनिका बंसल आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।